कभी कभी मतलब कोई एक घटना पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। ये बात है 1979 की कैलिफोर्निया की। एक 18 साल की लड़की, कैटिना रोज सैलर्नो। और ये सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है। ये इस बात की मिसाल है कि कैसे एक परिवार का दुख पीड़ितों के हक के लिए एक बहुत बड़े आंदोलन की वजह बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब हुआ 3 सितंबर 1979 को। कैटिना सैलर्नो का कॉलेज का पहला दिन था, पैसिफिक यूनिवर्सिटी में। लेकिन उसी शाम उनके एक्स बॉयफ्रेंड स्टीवन जॉन बर्न्स वो कैंपस में उनसे मिला। कैटिना ने रिश्ता फिर से शुरू करने से साफ मना कर दिया और उसने कैटिना के सिर में गोली मार दी। और जो बात मतलब सोचकर ही अजीब लगता है वो ये है कि इसके बाद वो आराम से अपने हॉस्टल गया और टीवी देखने लगा। हाँ, और यहीं से कानूनी कहानी शुरू होती है, जो शायद उस अपराध से भी ज्यादा परेशान करने वाली थी। बर्न्स को दूसरी डिग्री की हत्या का दोषी ठहराया गया। एक मिनट, दूसरी डिग्री की हत्या, इसका मतलब क्या है? क्या मतलब ये पहले से सोचा समझा नहीं था? बिल्कुल, कानून की नजर में इसका मतलब था कि हत्या इरादतन तो थी, पर कोई पहले से बनाई गई साजिश नहीं थी। अच्छा। और इसी वजह से सजा भी थोड़ी कम थी, 17 साल से लेकर आजीवन कारावास। और यही बात सैलर्नो परिवार को खाई जा रही थी। उन्हें लगा कि ये कैसा न्याय है। और शायद इसीलिए दशकों तक जब भी बर्न्स पैरोल के लिए सामने आता, सैलर्नो परिवार वहां मौजूद होता था उसकी रिहाई का विरोध करने। अभी हाल ही में 2025 में उसकी पैरोल 13वीं बार खारिज हुई है। सोचिए, हर कुछ साल में एक ही जख्म को कुरेदना कितना मुश्किल होता होगा उस परिवार के लिए। बहुत ज्यादा। और यही उस समय के सिस्टम की एक कड़वी सच्चाई थी। उन्हें ऐसा लगता था जैसे वो बस दर्शक हैं, उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी पर अदालत में बहस चल रही है और वो कुछ कर नहीं सकते। न सुनवाई की ठीक से जानकारी, न अपनी बात रखने का कोई मौका। इसी बेबसी ने उन्हें एक्टिविस्ट बना दिया। तो उन्होंने क्या किया फिर? इस दर्द को एक मकसद में कैसे बदला? उन्होंने इसे एक आंदोलन बना दिया। कैटरीना के माता-पिता हैरियट और माइकल ने मिलकर एक संगठन शुरू किया, क्राइम विक्टिम्स यूनाइटेड ऑफ कैलिफोर्निया। और इसका असर सिर्फ उन तक नहीं रहा। कैटरीना की छोटी बहन नीना, जो उस वक्त बहुत छोटी थी, वो इस हादसे से इतनी ज्यादा प्रभावित हुई कि उन्होंने आगे चलकर प्रोसिक्यूटर बनने का फैसला किया, ताकि वो दूसरे पीड़ितों को आवाज दे सकें। तो इस संगठन का, उनकी इस लड़ाई का असल में जमीन पर क्या नतीजा निकला? क्या कानून में कोई ठोस बदलाव आया? बहुत बड़ा बदलाव आया। असल में उनके काम ने सीधे सीधे 2 बड़े कानूनी सुधारों को जन्म दिया। पहला था 1982 का विक्टिम्स बिल ऑफ राइट्स। इसे प्रस्ताव 8 भी कहते हैं। ये एक अच्छी शुरुआत थी। इसने पीड़ितों को कुछ बुनियादी हक दिए। और दूसरा तो और भी बड़ा कदम था, 2008 का मार्सी लॉ। इसने पीड़ितों के अधिकारों को सिर्फ कानून नहीं बनाया, बल्कि उन्हें कैलिफोर्निया के संविधान का हिस्सा बना दिया। अच्छा, मतलब अब उन्हें कोई आसानी से बदल नहीं सकता था। बिल्कुल, अब ये एक संवैधानिक अधिकार बन गया था। पीड़ितों को सुनवाई की सूचना पाने का, सजा और पैरोल की सुनवाई में बोलने का और पूरी न्याय प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा बनने का हक मिल गया। तो इसने तो पूरा नजरिया ही बदल दिया होगा। हाँ, इसने शक्ति का संतुलन बदल दिया। देखिए, पहले पैरोल की सुनवाई में सारा ध्यान अपराधी के सुधार यानी उसके रिहैबिलिटेशन पर होता था। लेकिन इन कानूनों के बाद पीड़ित परिवार पर अपराध का क्या असर हुआ, ये भी एक बहुत जरूरी फैक्टर बन गया। अब ये मामला सिर्फ सरकार बनाम आरोपी का नहीं रह गया था। पीड़ित भी एक औपचारिक और ताकतवर पक्ष बन चुका था। तो कैटरीना सैलर्नो की एक बहुत छोटी और दुखद जिंदगी का असर बहुत दूर तक गया। उनके परिवार ने अपने गम को एक ऐसी विरासत में बदल दिया जो आज भी न जाने कितने पीड़ितों को ताकत दे रही है। हाँ, और ये एक बहुत जरूरी सवाल भी खड़ा करता है। जब कानून पीड़ितों के परिवारों को दशकों बाद भी पैरोल जैसी कानूनी प्रक्रियाओं में एक औपचारिक भूमिका देता है, तो न्याय की परिभाषा के लिए इसका क्या मतलब है? ये सोचने वाली बात है कि किसी के व्यक्तिगत दुख और एक निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया के बीच सही संतुलन आखिर क्या होना चाहिए।